नित्या शर्मा की हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं का जो एक विषय है पद परिचय। सबसे पहले पद परिचय किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। पद परिचय बताने से पहले हम पद की परिभाषा को देखते हैं। वास्तव में पद एक शब्द भी होता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी व्याकरणिक कोटि का कार्य करता है तो वह पद कहलाता है, यानी हम शब्द को ही पद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं पद परिचय की। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक पद का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, अपना परिचय दिया था, मैं अमन हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरे माताजी का नाम ये है। इस प्रकार आपने अपना परिचय दिया। तो इसी प्रकार से पद का भी पूरा परिचय देना कि वो कौन सी व्याकरणिक कोटि का कार्य करता है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये सब क्या कहलाएगा, पद परिचय। अब हम बात करते हैं पद कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण में 8 प्रकार के पद होते हैं। मुख्य रूप से हम 8 प्रकार के पदों को 2 भागों में बांटते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। आप लोगों को याद हो बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 8वीं में पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहले आपको बताया जा चुका है कि शब्द ही पद होते हैं, तो उसी दृष्टि से पद भी 2 प्रकार के हो गए, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद जिन पदों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाए। विकार कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई विकार हो सकता है, उसको कहते हैं विकारी पद। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको संज्ञा के बारे में बताती हूँ। लड़का एक संज्ञा शब्द है। ये अगर वचन बदलेंगे तो लड़के भी हो जाएगा, लिंग बदलेंगे तो लड़की हो जाएगा, यानी इस शब्द में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और वो किसके कारण हुआ, लिंग के कारण लड़का का लड़की बन गया, वचन के कारण लड़का का लड़के बन गया। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी पद में आते हैं। दूसरा है अविकारी पद, जिन पदों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव न पड़े, यानी उनमें कोई विकार पैदा ना हो, वो क्या होते हैं, अविकारी पद। यहाँ पर एक बात मैं आपके ध्यान में और लाना चाहूँगी, अविकारी पद को ही अव्ययी कहते हैं। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक। आगे बढ़ने से पहले अव्यय के ऊपर एक शाब्दिक अर्थ के रूप से दृष्टि डालते हैं। अव्ययी अ प्लस व्यय, यानी अव्यय अर्थात जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये है, उस 5 रुपये में परिवर्तन हो सकता है। कैसे, कोई आपको 1 रुपया दे दे तो 6 बन गए, उसमें से आप 2 रुपये खर्च दिए, आपने व्यय कर दिए तो 3 बच गए। इस प्रकार से व्यय हो गया। लेकिन ये अव्यय क्या है, जो खर्च ना हो, यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसा है वैसा ही बना रहे। तो अविकारी पदों को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार के कुल पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक। तो अब आगे बढ़ते हैं विकारी शब्द। हम इस वीडियो में विकारी शब्दों का यानी विकारी पदों का परिचय देना सीखेंगे। तो विकारी शब्द कितने बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनकी सरसरी दृष्टि पर परिभाषा पर डालते हैं। संज्ञा नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव समूह का नाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा का भी नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। विशेषण ऊपर जो संज्ञा और सर्वनाम बताए गए हैं उनकी विशेषता, यानी ये जो नाम है, दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी प्रकार की होंगी, किसी न किसी अवस्था में होंगी, कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई आकार होगा। ये सब बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। फिर क्रिया, नाम है, विशेषण है, तो इस दुनिया में काम भी हो रहा है, यानी काम के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्या होंगे, क्रिया। यहाँ पर बच्चों आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो शब्द काम के करने या होने का बोध करवाए उन्हें क्रिया कहते हैं। आज हम गहराई से देखते हैं ये काम का करना और काम का होना है क्या। काम का करना सकर्मक क्रिया, जैसे माँ काम करती है, क्या क्या काम करती है, माँ खाना बनाती है, माँ बच्चे को उठाती है, माँ पानी लाती है, माँ सफाई करती है, ये सब काम किए, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। दूसरा कहा काम का होना, होना उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। बच्चा उठ गया, माँ ने बच्चे को उठाया, यहाँ पर उठाया सकर्मक क्रिया है। बच्चा उठ गया,
उठ गया यहाँ पर अकर्मक, यानी काम का करना सकर्मक क्रिया, काम का होना अकर्मक क्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार संज्ञा पर दृष्टि डाल देते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में जब कोई पद दिया जाएगा, रेखांकित किया जाएगा कि इसका परिचय बताइए, तो सबसे पहले आपको ये पहचाना है कि रेखांकित जो पद है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो यह जानने के लिए आपके मस्तिष्क में इन शब्दों की आवृत्ति करवाना जरूरी है, इनकी दोहराई करवाना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, यानी संसार में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाने वाले शब्द, जातिवाचक, किसी प्राणी वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध करवाने वाले शब्द, द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक के 2 भेद हैं बच्चों, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं साथ साथ में, द्रव्य के 2 अर्थ होते हैं। द्रव्य का अर्थ तरल पदार्थ भी होता है यानी लिक्विड, और द्रव्य का अर्थ धन भी होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं में कौन से शब्द आएंगे? तरल पदार्थ, घी, तेल, पानी, दूध, शिकंजवी, शरबत, ये सब। और द्रव्य, सोना, चांदी यानी कोई भी धातु, और लकड़ी आदि, ये शब्द किस प्रकार के आएंगे? द्रव्यवाचक में। समूहवाचक, मैं एक शब्द बोलती हूँ आपको, कक्षा। अब कक्षा शब्द बोलते ही क्या दिमाग में आएगा, क्या मस्तिष्क में आएगा? कुछ एक ऐसा स्थान जहाँ पर 15, 20, 25 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, वो क्या है? कक्षा, यानी समूह का बोध करवाने वाले शब्द। फिर है हमारा भाववाचक, व्यक्ति के मन के भाव, दशा, अवस्था, गुण, दोष के नाम वाले शब्द। देखो नाम ये भी हैं, लेकिन ये नाम कैसे हैं? ये अमूर्त नाम है। अमूर्त यानी एक होती है मूर्ति, आपने गाय का नाम लिया, दिमाग में एक मूर्ति बन जाएगी, 4 टांगों वाली, सफ़ेद सफ़ेद या काली काली चितकबरी, सींगों वाली, लंबे लंबे कानों वाली, एक मूर्ति बन गई। आपने नाम लिया बुढ़ापा, बुढ़ापे की मूर्ति हम नहीं बना सकते, ये क्या है? एक अमूर्त नाम है। तो बुढ़ापा किस में जाएगा? नाम तो है, एक अवस्था का नाम है, कोई ऐसी चीज़ का नाम नहीं जिसको हम छू सके। बूढ़े व्यक्ति को छू सकते हैं, बुढ़ापे को नहीं छू सकते। तो ये बुढ़ापा शब्द किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी बताया था आपको सबका नाम, जो संज्ञाओं के स्थान पर शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह। मैंने 3 आपको मुख्य शब्द बताए हैं, मैं, तुम, वह। मैं प्रथम पुरुषवाचक, बोलने वाला, तुम मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाला, वह उत्तम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में बात की जाती है। इन्हीं से बहुत सारे पुरुषवाचक सर्वनाम बनते हैं, जैसे मेरा, मुझे, तुम्हारा, तुम्हें, वह, उनको, उनसे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निकट या दूर की वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि का निश्चित बोध करवाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 आते हैं बच्चों इसमें, कोई, कुछ, किसी, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है किसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे दाल में कुछ गिर गया, गिरा है लेकिन क्या गिरा है? कीड़ा गिरा है, मच्छर गिरा है, क्या गिरा है? तो कुछ। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है क्या, कौन, किसको, जिसमें प्रश्न का बोध हो। संबंधवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, युग्म में, जैसे जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका उसका, ये हमेशा जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक होता है बोलने वाले के लिए, ध्यान देना बच्चों, बोलने वाले के लिए, और एक कर्ता के लिए। हमेशा बोलने वाला कर्ता नहीं होता, ये आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये भी गिने चुने शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, स्वयं, आप, अपने आप, खुद, स्वतः। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आप का प्रयोग कैसे होगा? मैं आप चला जाऊँगा, और एक आप यहाँ बैठिए। अगर मैं कहती हूँ आप यहाँ बैठिए तो इसमें आप है पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक मैं कहती हूँ मैं आप चली जाऊँगी, तो यहाँ पर आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। नीचे लिख रखा है देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए और निजवाचक सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब आते हैं विशेषण, बहुत ही आसान सा है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक, गुण, दोष, दशा, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि, यानी कोई भी नाम है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई प्राणी है, कोई भी चीज़ है,
वो किसी न किसी प्रकार की होगी, उसका कोई ना कोई एक विशेषता होगी। संख्यावाचक गणनीय वस्तु जिनको हम गिन सकते हैं, उनकी अगर निश्चित संख्या का बोध है, जैसे 2 व्यक्ति तो ये निश्चित संख्यावाचक, कुछ व्यक्ति तो ये क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक नापतोल आएगा इसमें, वही निश्चित मापतोल है तो निश्चित मापतोल, और मापतोल का निश्चित ज्ञान नहीं है, कुछ लीटर, तो ये बन जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आता है सार्वनामिक या सांकेतिक। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं बच्चों जो विशेषता बताने का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह लड़का, वह लड़की, यह घर, यह पुस्तक, ये क्या है, ये आपके सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। अब हम बात करते हैं क्रिया की। इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगी क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं। करने या होने का पता चले, करना वही सकर्मक क्रिया है, खाना पीना, मरना, खोदना, पीटना, पढ़ना, लिखना, सोचना, देना, लेना। अब ये जो मैंने शब्द बताए हैं, अगर मैं कहती हूँ खाना, खाइए, तो कुछ ना कुछ तो खाया जाएगा, वह पी रहा है, कुछ ना कुछ तो पी रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रियाएँ। अकर्मक क्रियाएँ स्वतः ही होती हैं, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। इंसान सो रहा है, इंसान उठ गया, जाग गया, बैठ गया, भाग गया, कूद गया, इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। और एक ध्यान रखना बच्चों, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। दोबारा सुनिए, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है। एक उदाहरण से स्पष्ट लीजिए, बच्चा उठ गया, माँ ने बच्चे को उठाया। यहाँ पर उठना अकर्मक क्रिया है, लेकिन उठाया उसका प्रेरणार्थक रूप है, तो ये क्या बन जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब पद परिचय की तरफ पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, जो इतना सब कुछ बता चुके हैं उनको याद करना है पहले आपको। फिर जब आप परीक्षा में जाएंगे तब आपको सबसे पहले रेखांकित पद पहचानना है कि वह कौन सा पद है, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या इनमें से क्या है। और ये तब होगा जब आप, इससे पहले मैंने आपको जितने ही पद बताए हैं उनकी परिभाषाएं, उनके भेद, उनको पहचानना आप सीख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के परिचय में क्या क्या बताएंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है, उसके परिचय में हम बताएंगे उसका भेद, और फिर उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। एक उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी बाजार गए हैं। अब यहाँ पर पिताजी को अगर रेखांकित कर दिया जाए तो इसका हम परिचय देते हैं। पिताजी क्या है, संज्ञा है। संबोधन जितने भी आएंगे जातिवाचक में आएंगे, रिश्ते हैं वो जातिवाचक में आएंगे। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, विभक्ति रहित कर्ता कारक। कर्ता कारक विभक्ति ने होती है, लेकिन यहाँ ने नहीं लगा हुआ है, तो आप विभक्ति रहित कर्ता कारक, और कारक यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। और गए हैं क्रिया का कर्ता, यानी गए हैं, जाने की क्रिया किसने की है, पिताजी ने। इस प्रकार यहाँ पर संज्ञा का परिचय हो गया। संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा। जितना भी पठित कोई पाठ है उसको पढ़िए, उसमें संज्ञा शब्दों को निकालिए। और उसके बारे में विशेष बात मैं आपको बता दूं, पद के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है। रिश्तों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, फूफा जी है, बुआ जी है। विभिन्न प्रकार के संबोधन भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, सर है, मैडम है। भाववाचक संज्ञाएँ कौन कौन सी होती हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन, इस प्रकार के। ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिखे, आप इनकी सूची को बढ़ाइए। अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका क्लासिफिकेशन करके आप इसकी सूची को बढ़ा सकते हैं। विशेष बात, सूर्य, चांद, धरती, आकाश, पाताल, शुक्र, प्लूटो, ये जितने भी हमारे ग्रह होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब सर्वनाम पदों का परिचय बिल्कुल संज्ञा की तरह ही देंगे, जैसे संज्ञा में बताया था, भेद, फिर उसका लिंग, फिर वचन, फिर कारक। उदाहरण देखिए, दाल में कुछ गिर गया। अब कुछ का परिचय देना है, कुछ क्या है, सर्वनाम है। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा, और ये तब आप पहचानेंगे तब पहले आप अभ्यास करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित नहीं है क्या गिर गया। गिर गया, गया, क्रिया से पता चलेगा ये कुछ क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि ऐसे शब्दों का क्रिया से ही पता चलता है कि उसको पुल्लिंग में दें या उसको स्त्रीलिंग में डालें। उसका वचन क्रिया से निश्चित होता है। तो क्या है, सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, गिर गया है क्रिया का कर्म, ये क्या है, कर्म है। आप क्या चाहते हैं, रेखांकित पद का परिचय यहाँ पर आपका देंगे। आप क्या है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन और विभक्ति रहित कर्ता कारक, और चाहते हैं क्रिया का कर्ता। अब आते हैं विशेषण पदों का परिचय। इसमें दो बातें प्रमुख,
एक तो वही आपको भेद पहचानना है और उसका लिंग वचन बताना है, इसमें कारक आपको नहीं बताना। दूसरा क्या महत्वपूर्ण बात, इसमें आपको विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है, जिस पद की विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा यहाँ पर विशेषण, लड़का यहाँ पर विशेष्य है। तो देखिए विशेषण के भेद पीछे आ चुके हैं। अब देखते हैं इसमें, इन लड़कों ने प्रवासी मजदूरों की बहुत सहायता की। अब यहाँ पर इन का परिचय देना है। इन क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि लड़कों की विशेषता बताई जा रही है। लड़के क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के साथ आपको ऐसा शब्द नजर आए जो सर्वनाम लगे, वो सर्वनाम नहीं होता, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ये बात आप ध्यान में रखना। कोई कारक विभक्ति नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ जाए ना इनके लड़के, तो ये सर्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा, तो ये बनेगा आपका सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इन लड़कों, कोई कारक नहीं है बीच में, तो ये बनेगा आपका सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन और लड़कों विशेष्य का विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आते क्रियापदों का परिचय। एक आपको कर्म के आधार पर भेद पहचानना है, अकर्मक है या सकर्मक है, फिर उसका लिंग, वचन, वाच्य और काल। जैसे उदाहरण है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। दे रहे हैं ये क्रिया है। अब क्या दे रहे हैं, भाषण, ये सकर्मक है। पुल्लिंग, बहुवचन, कर्तृवाच्य, वाच्य का आप अध्याय कर चुके हैं तो आपको वाच्य पहचाने आने चाहिए, ये तो आपका दोहराई हो जाएगी आपकी। अपूर्ण वर्तमान काल है और नेताजी जो हैं कर्ता की क्रिया है, यानी नेताजी कर्ता है, उनकी ये क्रिया है। अब अभ्यास कैसे करना है, अब आप ध्यान से सुनिए, आप इस पूरे पद परिचय पाठ का अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप जब वीडियो देखें तब आप उत्तर पुस्तिका और पेन साथ लेकर बैठें। उसके बाद ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी का कोई भी एक अनुच्छेद, आपकी पाठ्य पुस्तक का हो, समाचार पत्र का हो, किसी भी का हो, कोई कहानी हो, कुछ भी हो, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ते समय कुछ कुछ शब्दों को रेखांकित करते चले, रैंडमली ऐसे ही जो आपका मन करे। इस प्रकार कम से कम 20 शब्दों को रेखांकित कर लें। तत्पश्चात उनका पद परिचय लिखना शुरू करें। पद परिचय देने का पहला कदम रेखांकित पद की पहचान करना कि वह संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है या क्रियापद में से क्या है। उसके पश्चात पीछे बताए गए नियमों के अनुसार उनका परिचय देना। लगातार 3 दिन आधा आधा घंटा ऐसा अभ्यास करेंगे तो आप जिंदगी भर पद परिचय देने में भूल नहीं करेंगे और पद परिचय देने में कुशल हो जाएंगे। तो बच्चों, अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपके साथियों के लिए तक यह जानकारी पहुंचे, इसके लिए भी आप इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।